Welcome to the lecture series on object-oriented programming using C++. This is lecture 11, programming using C++. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government Post Graduate नेहरू कॉलेज जजर। तो आज हम पढ़ेंगे रिटर्न बाय रेफरेंस। अभी तक हमने सारे जो फंक्शंस पढ़े थे वो वैल्यू रिटर्न करे थे, इंटीजर टाइप की, वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं करे, फ्लोट टाइप की, ठीक है। लेकिन अब हम फंक्शन से रेफरेंस टाइप वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। रेफरेंस मतलब एड्रेस ऑफ एनी वैल्यू। आगे हम पढ़ेंगे इनलाइन फंक्शंस, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स, कांस्टेंट आर्गुमेंट्स, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड सम मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस जो कि हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने C++ प्रोग्राम्स के अंदर। नाउ व्हाट इज रिटर्न बाय रेफरेंस? Pointers and references in C++ held close relation with one another. हमने पहले देख चुके हैं। The major difference is that the pointers can be operated on like adding values, whereas दो pointers को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? They point to some locations और लोकेशन उससे सेम एड्रेस की हों, जो एड्रेस में एड्रेस तो कम से कम माइनस कर ही सकते हैं। Whereas references are just an alias for another variable, ठीक है। पॉइंटर में हमारे कैसा, एक पॉइंटर की हम हायरार्की बना सकते हैं, एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर पे पॉइंट कर रहा है, दूसरा अगले दूसरे किसी पॉइंटर पे पॉइंट कर रहा है। रेफरेंस में क्या था, केवल एक वेरिएबल का एक रेफरेंस हम बना सकते हैं। रेफरेंस हो सकता है मल्टीपल भी हों, लेकिन वो पॉइंट एक ही जगह करेंगे, आगे और उसमें हायरार्की नहीं बना सकते आप। फंक्शन इन C++ कैन रिटर्न ए रेफरेंस एज इट रिटर्न ए पॉइंटर। उसको हम पॉइंटर रिटर्न करवा के हम उसमें से क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू निकालने के बजाय हम एड्रेस निकालने, किससे? फंक्शन कॉल से। व्हेन ए फंक्शन रिटर्न्स ए रेफरेंस इट मीन्स इट रिटर्न्स एन इम्प्लिसिट पॉइंटर। मतलब क्या रिटर्न कर रहा है? एक पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। अब तक हम केवल वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग फंक्शन से। अब हम पॉइंटर रिटर्न करेंगे उससे, जिससे हमें एड्रेस मिल जाएगा। रिटर्न बाय रेफरेंस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉल बाय रेफरेंस। जो कल हमने कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा था, उससे काफ़ी डिफरेंस है। इसमें केवल रिटर्न कर रहे हैं हम, कॉलिंग नहीं है रेफरेंस में। फंक्शन बिहेव्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वेरिएबल और पॉइंटर्स आर रिटर्न्ड एज रेफरेंस, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, ये हमारा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक है। एक ग्लोबल वेरिएबल हम डिक्लेयर किया इंट एक्स, ठीक है। ये डिक्लेयर हमारा फंक्शन रिटर्न्स एज ए रिटर्न बाय रेफरेंस। ये हमने फंक्शन बनाया रिट बाय रेफरेंस, ये फंक्शन का नेम है। ये क्या दिया हमने? रिटर्न टाइप, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। पैरामीटर हमने कोई पास नहीं किया, तो पैरामीटर्स आर 0। अभी रिटर्न क्या कर रहा है? एक्स मतलब वेरिएबल। यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? ये वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कर देगा अभी। अब मेन फंक्शन में आते हैं। डिफरेंस क्या हुआ? केवल उसमें डायरेक्ट हम इंट लिखते, फिर फंक्शन नाम लिखते। इसमें हम एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं। जो भी वेरिएबल हमारा रिटर्न करेगा ना, इंटीजर टाइप का जो भी वैल्यू हम रिटर्न करेंगे, उसका एड्रेस बताएगा, बाहर देगा में ये, ठीक है। तो हमने क्या, इंटीजर वैल्यू थी एक्स, ये वाला एक्स, इसको रिटर्न किया। ये क्या करेगा? उसको उसके एड्रेस को रिटर्न कर देगा फंक्शन। फंक्शन कॉल फॉर रिटर्न बाय रेफरेंस, हमने क्या किया? फंक्शन को कॉल कर दिया। अब एक चीज़ देखो, जब भी हम कोई वैल्यू किसी को साइन करते हैं तो साइन की जाती है हमेशा ए इजिकल टू बी लिखा हमने, तो इसमें क्या हुआ? बी की वैल्यू ए में आ गई, ठीक है। तो अब हम रेफरेंस एड्रेस निकाल रहे हैं, तो क्या हुआ? 10 कहाँ गए? 10 इसमें कहाँ पे स्टोर कर दिया। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? एड्रेस ऑफ एक्स, ये एक्स, ये रिटर्न करेगा एड्रेस ऑफ एक्स। तो क्या हुआ? 10 की वैल्यू हमारी कहाँ पे गई? एक्स के अंदर चली गई। और हम डायरेक्टली एड्रेस की हेल्प से वैल्यू चेंज करते हैं। हमने बोला भी कमरा नंबर 10 में एक्स में जाके ये वैल्यू वहाँ पे रख दो, तो वहाँ पे जो पुरानी वैल्यू थी वो राइट हो जाएगी, और वहाँ पे फ्रेश वैल्यू क्या जाएगी? जो भी आपने वहाँ पे रखी है।
तो इसे क्या हुआ, x की वैल्यू हमने चेंज कर दी बाय यूजिंग दिस फंक्शन कॉल। अब x को हम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा 10। अदरवाइज देखो हमने x में कोई वैल्यू रिटर्न इनिशियलाइज नहीं की थी, लेकिन इसकी हेल्प से हमने, ये क्या है, इसका मतलब एक दिस इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, ठीक है। तो मैं क्या किया, उस एड्रेस पे 10 स्टोर करवा दिया। रिटर्न टाइप ऑफ द अबोव फंक्शन इज ए रेफरेंस ऑफ वेरिएबल x, सो द वैल्यू 10 विल बी असाइंड इनटू x, ठीक है। इसका प्रोग्राम हम चला के देखते हैं एक बार। ये हमने बना रखा है फंक्शन। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है पूरी? तो आपका उन्हें सेम जो पूरा प्रोग्राम है वो लिख रखा है, तो चला के देखते हैं कि हमें एक्चुअली वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है। कंपाइल कर रहे हैं और रन। क्या किया इसने, एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट कर दी। इसको हम 100 कर दें, अगर सेव करेंगे पहले, कंपाइल एंड देन रन, तो इसने 100 रिटर्न कर दिया। देखो एक्स की वैल्यू कैसे हम पास कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। नेक्स्ट हमारा इनलाइन फंक्शंस। अब तक जो फंक्शंस हम ट्रैक बना रहे थे उसकी हमें चिंताएं थी वो कैसे क्या चल रहे हैं। अब उसको देखेंगे, उसकी जब परफॉर्मेंस की बात आएगी, परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करेंगे हमारे प्रोग्राम्स की, उस टाइम पे इनलाइन फंक्शंस हमारे काम आएंगे। व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स द फंक्शन, का फंक्शन कॉल रिटर्न्स द सीपीयू, ठीक है। जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो फंक्शन कॉल का सीपीयू स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द फंक्शन कॉल एंड कॉपीज द आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन ऑन स्टैक एंड फाइनली ट्रांसफर कंट्रोल्स टू स्पेसिफाइड फंक्शन। पहले फंक्शन को सारे को सीपीयू मेमोरी में लोड किया जाता है सीपीयू के द्वारा, उसके बाद उसके जो आर्गुमेंट्स उनको स्टैक में इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और हमारा कंट्रोल काम हो जाता है उस फंक्शन के पास कि वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। द सीपीयू देन एग्जीक्यूट्स द फंक्शन कोड, स्टोर्स द फंक्शन रिटर्न वैल्यू इन, जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा उसको एक प्रीडिफाइंड मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दिया जाएगा, एंड रिटर्न्स कंट्रोल टू द कॉलिंग फंक्शन, जिस फंक्शन ने उसको कॉल किया था वहाँ पे हमारा कंट्रोल दोबारा चला जाएगा। मेन फंक्शन में हमने एक दूसरे फंक्शन को कॉल किया तो क्या हुआ, पहले वो दूसरा फंक्शन है जो हमने कॉल किया है वो मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। उसके जो वेरिएबल्स आर्गुमेंट्स हमने पास किए हैं उस स्टैक में चले जाएंगे और वो फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा। एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या हुआ, पहले फंक्शन कोड एग्जीक्यूट होगा, उसकी रिटर्न वैल्यू है वो एक मेमोरी में स्टोर कर दी जाएंगी और हमारा कंट्रोल वापस आ जाएगा हमारा मेन फंक्शन के पास। दिस कैन बिकम ओवरहेड if the execution time of the function is less than the switching time from the caller function। जब हमने एक फंक्शन से, ये हमारा मेन फंक्शन था, इससे हमने दूसरा फंक्शन कॉल किया तो हमारा सीपीयू क्या करता है, स्विचिंग टाइम लेता है कि ये फंक्शन पहले इसने ये फंक्शन कॉल किया, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, इसने कंट्रोल वापस किया, तो ये कंट्रोल वापसी करने के टाइम पे जो इतना जो इसको स्विचिंग टाइम बोलते हैं, अगर ये टाइम ज़्यादा लग रहा है, इफ़ द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ फंक्शन इज लेस, इस स्विचिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है और इस प्रोग्राम को चलने में टाइम लग रहा है थोड़ा, ठीक है। मतलब इसका समझ में मतलब आया, आपको कॉलेज जाने लग जाए 5 घंटे, 5 घंटे सुबह जाने लग जाए, 5 घंटे आने लग जाए, कॉलेज में पढ़ाई आपकी केवल 2 घंटे की, तो क्या कोई फ़ायदा है जाने का? नहीं। उसका अल्टरनेट क्या हुआ वो देखते हैं। फॉर ए फंक्शन दैट आर लार्ज और परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क, द ओवरहेड ऑफ फंक्शन कॉल इज यूजुअली इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू अमाउंट ऑफ टाइम द फंक्शन टेक्स टू रन। एक दूसरा अल्टरनेट क्या, जो बहुत बड़ा प्रोग्राम होते हैं उसमें क्या होता है, इस फंक्शन का टाइम होता है एग्जीक्यूशन का वो बहुत ज़्यादा होता है और स्विचिंग टाइम काफ़ी कम होता है, तो उस टाइम पे इसका फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है। जैसे किसी का घर बिल्कुल कॉलेज के पास है तो उसको आने जाने में केवल 2 मिनट लगते हैं, क्लास उसको 5-6 घंटे मिलती है, तो उसको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये दूसरा कोई इतनी दूर से आता है कि 3 घंटे उसको आने में लगे, 3 घंटे जाने लगे, क्लास केवल 5 घंटे लगें, तो उसका ओवर हेड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, एग्जीक्यूशन टाइम कितना उसका कम हो गया। तो इस टाइप की जो समस्या है उसका समाधान दे रहे हैं इसमें हम। हाउएवर फॉर स्मॉल कॉमनली यूज्ड फंक्शंस द टाइम नीडेड टू मेक द फंक्शन कॉल इज ऑफन ए लॉट मोर देन द टाइम नीडेड टू एक्चुअली एग्जीक्यूट। वही बात कि हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है 1 सेकंड में, लेकिन इधर से इधर कंट्रोल आने में जाने में 1-1 सेकंड लग रही है। तो कंट्रोल में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड का हमारा, इसमें हमने 1 सेकंड का टाइम मान लिया। दिस ओवरहेड occurs फॉर स्मॉल फंक्शंस बिकॉज एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ स्मॉल फंक्शन इज लेस देन द स्विचिंग टाइम। तो जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इस टाइम वेस्ट को हम बचाने के लिए ये क्या है, इनलाइन फंक्शन। ये क्या करेंगे देखते हैं। C++ प्रोवाइड्स एन इनलाइन फंक्शन टू रिड्यूस द फंक्शन कॉल ओवरहेड। जो एक्स्ट्रा टाइम जो हमारा आने जाने में लग रहा था ना, उस टाइम को कम करने के लिए हमने एक इनलाइन फंक्शन कॉन्सेप्ट लेके आए कि हम जो ओवरहेड है उसको कम करेंगे, फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन टाइम है जितना लगना है वो लगेगा ही। ठीक है। इनलाइन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज एक्सपेंडेड इन लाइन व्हेन इट इज कॉल्ड। क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे उसी को हम, उसमें स्विचिंग का जो हमारा टाइम लग रहा है ना, उस स्विचिंग के टाइम को खत्म कर देंगे। When the inline function is called, the whole code of the inline function get inserted or substituted at the point of inline function call। अब इसमें क्या हो रहा है, एक हम ये फंक्शन है हमारा, ये है हमारा मेन फंक्शन। ठीक है। दूसरा है हमारा एक और फंक्शन f, हमने इसको इनलाइन बना दिया मेन मेमोरी में, यहाँ पे आके हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे। ठीक है। तो क्या हो रहा था, मेन फंक्शन तो हमारा फुल फ्लैज है, चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो हमारा फंक्शन एफ है काफ़ी स्मॉल है, तो इधर से इधर ट्रांसफर कंट्रोल करने का, वापस कंट्रोल वापस लेके आने का जो टाइम था वो ज़्यादा था। तो हम क्या करेंगे, इसमें जैसे 2 लाइन या 3 लाइन कोड जो भी लिखा, जितने भी लाइन कोड लिखा हुआ है वो डायरेक्ट कोड है ना हमारा, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो क्या हुआ, ये फंक्शन इसी फंक्शन का पार्ट बन जाएगा, और हमारा जो यहाँ से हम पहले इसको कॉल करते, स्विचिंग करते, फिर दोबारा यहाँ पे स्विच करते, ये बड़ा काम नहीं होगा। तो ये जो ये फंक्शन है दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस फंक्शन ड्यूरिंग कॉल। ये क्या होगा, दिस सब्स्टिट्यूशन इज परफॉर्म्ड बाय C++ कंपाइलर एट दैट कंपाइल टाइम। जब आप प्रोग्राम कंपाइल करोगे तो क्या होगा, इसके कोड को डायरेक्टली यहीं पे इनलाइन कर देगा, इसी में इंसर्ट कर देगा। इनलाइन फंक्शन में इंक्रीज एफिशिएंसी इफ इट इज स्मॉल। अगर ये प्रोग्राम हमारा छोटा है, फंक्शन छोटा है, मतलब बहुत कम टाइम एग्जीक्यूशन ले रहा है, तो इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ भी जाएगी। ठीक है। अब से इसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्रा हम एक इनलाइन कीवर्ड यूज़ करते हैं आगे, बस उसका रिटर्न टाइप हम पहले से लिखते आ रहे हैं, इंट, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, जो भी फंक्शन नेम, पैरामीटर्स जो में करना होता है कोड हमारा। तो एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, ये एक कीवर्ड। रिमेंबर इनलाइनिंग इज ओनली ए रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर नॉट ए कमांड। अभी देखो इंपॉर्टेंट बात, ये केवल रिक्वेस्ट है कंपाइलर को कि भाई ऐसा कर दो ना, देख लो हो जाए। तो जैसे कि आप रिक्वेस्ट कर दो, सर मेरे को आने जाने में 3-3 घंटे लगते हैं, लेकिन क्लास लगती है केवल 2 घंटे की या 3 घंटे की, तो देख लो ना कुछ अल्टरनेट हो जाए, तो भाई ऑनलाइन क्लास ले ले। ठीक है। तो उसी टाइप का एक हमारा एक सोल्यूशन है ये, जिसमें हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है और यूज़ कम हो रहा है। ठीक है। कंपाइलर कैन इग्नोर द रिक्वेस्ट फॉर इनलाइनिंग। लेकिन क्या हो, एक बच्चे ने बोला कि मेरी समस्या है भी 3 घंटे में को आने लगते हैं, 3 घंटे जाने। अब क्या हो, एक जो बिल्कुल 5 मिनट पर जिसका रास्ता है वो बोले सर मेरी भी ऑनलाइन ले लो, तो उसकी कमांड को इग्नोर भी किया जा सकता है। क्योंकि देखो ये एक रिक्वेस्ट थी इसमें कंपाइलर की, कंपाइलर को बोले इसको ऑनलाइन कर दो, बट दिस इज नॉट ए कमांड। कंपाइलर डिसाइड करेगा कि ये काम करना है या नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट।
कंपाइलर मे नॉट परफॉर्म इनलाइनिंग इन सच सर्कमस्टांसेस, कब कब नहीं करेगा। इफ़ ए फंक्शन कंटेन्स ए लूप, लूप में क्या होता है, आपकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस काफ़ी बार एग्जीक्यूट होती हैं, रिपीटेड होती हैं। तो अगर किसी फंक्शन में लूप है तो उसको मना कर सकता है। इफ़ ए फंक्शन कंटेन्स स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल हैं तो मना कर सकता है। इफ फंक्शन इज रिकर्सिव मतलब फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ, फंक्शन खुद कॉल कर रहा है, मतलब एक टाइप का आपका सेम टाइम फंक्शन हमें पता 10 बार एग्जीक्यूट होगा, 50 बार एग्जीक्यूट होगा, तो उसको भी मना कर सकता है। इफ ए फंक्शन रिटर्न टाइप इज अदर देन वॉइड, अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी मना कर सकता है। एंड द रिटर्न स्टेटमेंट डजंट एग्जिस्ट इन द फंक्शन बॉडी। इफ ए फंक्शन कंटेन स्विच और गो टू, अगर स्विच केस यूज कर रहा है या गो टू स्टेटमेंट यूज कर रहा है तो भी उसको हमारा कंपाइलर मना कर सकता है। एडवांटेज, इसके फायदे क्या हैं। फंक्शन कॉल ओवरलोड डजंट टेकर, जो हमारा ओवरहेड था एक्स्ट्रा वो हमारा नहीं होगा। इट आल्सो सेव्स द ओवरहेड ऑफ पुश एंड पॉप ऑफ वेरिएबल ऑन स्टैक व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड। जब भी फंक्शन कॉल होता है तो उसके जो वेरिएबल्स होते हैं, पैरामीटर्स उसमें होते हैं, वो सारे स्टैक पे पुश किए जाते हैं, फिर पॉप किए जाते हैं, इंसर्ट और आउटपुट, वो काम हमारा खत्म हो जाएगा। इट आल्सो सेव्स ओवरहेड ऑफ रिटर्न कॉल फ्रॉम फंक्शन, जो फंक्शन कॉल होगा उसके बाद रिटर्न वैल्यू मिलेगी, वो हमारी वो चिंता भी खत्म होगी कि फंक्शन हमारे से रिटर्न वैल्यू आएगी, फिर उसको हम किसी वेरिएबल में असाइन करेंगे, उसमें क्या होगा, इनलाइन करके उसको डायरेक्टली फटाफट असाइन कर देगा। व्हेन यू इनलाइन ए फंक्शन यू मे एनेबल कंपाइलर टू परफॉर्म कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन ऑन द बॉडी ऑफ फंक्शन। तो उसके बाद क्या हो सकता है, आगे फर्दर कुछ और ऑप्टिमाइजेशन को हमारा कंपाइलर कर दे। सच ऑप्टिमाइजेशंस आर नॉट पॉसिबल फॉर नॉर्मल फंक्शन कॉल। अदर ऑप्टिमाइजेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंसीडरिंग द फ्लो ऑफ कॉलिंग कॉन्टेक्स्ट एंड कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। तो ज़रूरत के हिसाब से कुछ और ऑप्टिमाइजेशंस हैं वो हमारा जो कंपाइलर है कर सकता है। ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट होगी। इनलाइन फंक्शंस मे बी यूजफुल इफ इट इज स्मॉल for embedded system because inline can yield less code than the function call preamble and return। मतलब हमारा क्या होगा, फंक्शन कॉल करेंगे, उसको करेंगे, जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं वहाँ पर कोड को छोटे छोटा रखना जरूरी होता है, तो उस टाइम पे हमारा ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। डिसएडवांटेज, जो कोई चीज़ें फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। द एडिड वेरिएबल्स फ्रॉम द इनलाइन फंक्शंस कंज्यूम एडिशनल रजिस्टर्स, एक्स्ट्रा मेमोरी लेंगे। आफ्टर इनलाइनिंग फंक्शन इफ द वेरिएबल्स नंबर विच आर गोइंग टू यूज रजिस्टर इंक्रीज देन दे में क्रिएट ओवरहेड ऑन रजिस्टर वेरिएबल्स रिसोर्स। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो क्या करेंगे हम, अब जैसे अब नॉर्मल भाई कुछ फंक्शन चल रहा है, छोटा फंक्शन है, लेकिन वहाँ पे 10 प्लेट होने के पास केवल आदमी से 100 आ रखे हैं, ठीक है, तो अगर 10 तक आदमी आएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, कोई कैसे आओ, उससे ज़्यादा हो जाए क्या होगा, हमें टर्न बाय टर्न जाना पड़ेगा। तो उसी टाइम में जैसे क्या हमारी मेमोरी लिमिटेड है तो रजिस्टर यूज़ करते हैं, हमारे जो वेरिएबल्स हैं, अगर वो इनलाइन फंक्शन में ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो हमारे रजिस्टर्स को कंज्यूम करेंगे। तो इन केस अगर ज़्यादा वेरिएबल्स हैं इनलाइन फंक्शन के अंदर तो हम इस चीज़ को, हमारी मेमोरी रिसोर्स है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी। दिस मीन्स दैट व्हेन इनलाइन फंक्शन बॉडी इज सब्स्टिट्यूटेड एट द पॉइंट ऑफ फंक्शन कॉल टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड बाय फंक्शन आल्सो गेट इंसर्टेड। अब जो इनलाइन फंक्शन के वेरिएबल थे वो भी हमारे मेन फंक्शन का जो जिस फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसके वेरिएबल्स में ऐड हो गए, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे बढ़ गए। तो द नंबर ऑफ रजिस्टर्स गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द वेरिएबल्स विल आल्सो गेट इंक्रीज। सो इफ आफ्टर फंक्शन इनलाइनिंग वेरिएबल्स इंक्रीजेज ड्रास्टिकली देन इट वुड श्योरली कॉज एन ओवरहेड ऑन रजिस्टर यूटिलाइजेशन। तो हमारी मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी, दैट इज आल्सो ए डिसएडवांटेज, उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इफ़ यू यूज टू मैनी इनलाइन फंक्शन देन द साइज ऑफ बाइनरी एग्जीक्यूटिव फाइल विल बी लार्ज बिकॉज ऑफ द डुप्लीकेशन ऑफ सेम कोड। अब हम सारे फंक्शंस को इनलाइन बना दें, क्या होगा, वो एक फंक्शन में सारा कोड आ जाएगा, उससे क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूटिव फाइल जो बनेगी वो बड़ी हो जाएगी, उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगे, उसका एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा। टू मच इनलाइनिंग कैन आल्सो रिड्यूस योर इंस्ट्रक्शन कैशे इटरेट। जो कैशिंग होती है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ोगे कैशे मेमोरी, उसका इटरेट कम हो जाएगा, उससे क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी। द रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन फेच फ्रॉम दैट ऑफ कैशे मेमोरी टू दैट प्राइमरी मेमोरी, ठीक है।
इनलाइन फंक्शन में इंक्रीज कंपाइल टाइम ओवरहेड if someone changes the code inside the inline function, then all the calling location has to be recompiled. अब जैसे ये हमारा मेन फंक्शन था, यहाँ पे हमारा एक इनलाइन फंक्शन हमने डाल दिया, यहाँ पे एक और डाल दिया, मल्टीपल हमारा इनलाइन फंक्शन है यहाँ पे। अब अगर हम इसमें कुछ चेंज 2 लाइन ऐड कर देंगे और, तो क्या हुआ, इसको नीचे शिफ्ट होना पड़ेगा 2 लाइन, इसको भी शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। ये कब होता सारा काम, ये सब्स्टिट्यूशन कब होता है, कंपाइलेशन के टाइम पे। तो हमें रिकम्पाइल करना पड़ेगा, तो मेमोरी वेरिएबल्स हमारे सारे अलोकेशन डीलोकेशन करनी पड़ेगी। बिकॉज कंपाइलर वुड रिक्वायर्स रिप्लेस ऑल द कोड वंस अगेन टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू विद द ओल्ड फंक्शनैलिटी। Inline function may not be useful for many embedded system because in embedded system code size is more important than speed। तो यहाँ पे देखो कोड छोटा होना चाहिए, स्पीड से कोई समस्या नहीं है एम्बेडेड सिस्टम में, क्योंकि वहाँ पे मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है आपकी। ये हमारा एक इनलाइन फंक्शन है, इसमें क्या किया हमने, ये है आईओस्ट्रीम नेम स्पेस एसटीडी, इनलाइन कीवर्ड यूज कर दिया, सारे स्मॉल हैं, इंट क्यूब इंट एस आपने साइड पास कर दी, रिटर्न कर दिया साइड क्यूब। मेन फंक्शन में क्या किया हमने, सी आउट द क्यूब ऑफ 3 इज, दिस इज फंक्शन कॉल। क्या हुआ, इसका जो रिटर्न ये वाली चीज़ें हैं कोड इसको रिप्लेस कर देगा और हमारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा। इसको चला के देखते हैं, ठीक है। तो कंपाइल किया, ठीक है, और रन किया। 3 का क्यूब क्या होता है 27। अब इसको एक बार हम बिना इनलाइन के चला के देखते हैं, सेव, अब भी सेम है, काम देखो दोनों में सेम कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इनलाइन से हम जो छोटे फंक्शंस हैं उनको इसी में इंसर्ट करके हमारा परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। हमने देखे फंक्शंस में हम पैरामीटर पास करते हैं, अब क्यों ना हम क्या करें कि बार बार हमें सेम चीज़ बार बार रिपीट ना करनी पड़े, तो कुछ हम बाई डिफ़ॉल्ट सेट कर दें। A default argument is a value provided in a function declaration that is automatically assigned by the compiler if the caller of the function does not provide a value for the argument with a default value। हम क्या करें कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें, इन केस अगर कोई भी फंक्शन में कॉलिंग के टाइम पे क्वेश्चन ना बताए, अभी आपको कॉलेज में क्या करना है अब वो कोई नहीं बताता, तो आप डिफ़ॉल्ट क्या करते हो, चुपचाप जाए क्लास में बैठ जाते हो। तो आपका डिफ़ॉल्ट काम सेट हो रखा ना एक, अगर भाई कुछ नहीं होगा तो हम क्लास में जाके बैठ जाएंगे, उसके बाद टीचर आएगा पढ़ाएगा वो बाद की बात होगी, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट क्या काम सेट कर दिया कि आपको कॉलेज में जाके बैठना है, हो सकता है आपको फिर बोला जाए कि नहीं आज ऑडिटोरियम में कुछ प्रोग्राम है वहाँ पे जाके बैठो, वो क्या होगा आपको पैरामीटर बने, या फिर गेट पे आपको बोलते हैं भाई आज सभी को ऑडिटोरियम में जाना, कोई क्लासरूम में नहीं जाएगा, वो क्या होगा आपको पैरामीट्रिक टाइप से वैल्यू मिलेगी कि आपको इसके बेस पे काम करना है, आपका फंक्शन आज ये होगा। अदरवाइज क्या होगा बाय डिफ़ॉल्ट आप अपना क्लासरूम में जाओगे। तो इस तरह से ये फंक्शन हमारा है सम, इसमें इंट एक्स इंट वाई इंट जेड इंट डब्लू। हमने क्या दिया, अगर जेड और डब्लू की वैल्यू अगर कुछ भी ना आए ना तो हम ऑटोमेटिकली 0 सेट मान लेंगे, तो अगर पास करेंगे तो वैल्यू जो आएगी उसका वो आ जाएगी यहाँ पे, नहीं करेंगे तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज है वो उठा लेगा। मेन फंक्शन आए सी आउट सम, इसमें क्या क्या हमने 2 वैल्यूज पास की, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आर्गूमेंट्स हमेशा लास्ट में होंगे, यानी कि आप इंट एक्स को वैल्यू इनिशियलाइज कर दो, बाद वालों को नहीं कर रहे, बाद वालों को मतलब बिना डिफ़ॉल्ट के छोड़ दो आप ना, हमेशा पीछे स्टार्ट होंगे, ये ऐसे आएंगे बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल सेट होते हुए। अगर आपने इसको डिफ़ॉल्ट सेट नहीं किया है
तो इसको आप कर नहीं सकते, ठीक है, एरर देगा ये। आपने क्या दो वेरिएबल पास किए हमने, 10 और 15, दो वैल्यू पास कर दी, तो क्या हुआ, 10 मिलेगी x को, 15 मिलेगी y को। z और w की वैल्यू ने पास नहीं की तो ऑटोमेटिकली 0 उठा लेगा ये। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, इसको दोनों जोड़ देंगे, तो सभी को ऐड कर रहे हैं हम, दैट विल बी 25। हमने क्या एक पैरामीटर और पास कर दिया, अब क्या हुआ, ये x को मिल गया 10, y को मिल गया 15, z को मिल गई 25, w की अब भी 0 रह जाएगी। इन तीनों जोड़ेंगे तो आपका हो गया 50। अब हमने क्या किया, एक और पास कर दिया, w को भी हमने ओवरराइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा आंसर 80। इसको चला के और देखते हैं एक बार, सेम है, कंपाइल, रन, 25, 50, 80। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं एक बार, इसको हमने डिफ़ॉल्ट सेट नहीं किया, इसको हमने डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया, तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा, ये तो कह रहा है वो देखते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट मिसिंग फॉर पैरामीटर 4 ऑफ इंट, हम फंक्शन बता दिया, इस फंक्शन के पैरामीटर 4 के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिसिंग है। अब इसको क्या करें, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम इनिशियलाइज करते हैं, डिफ़ॉल्ट करते हैं 0। अब क्या देगा ये देखते हैं। अब इस फंक्शन को क्या हुआ, अब हमारा फंक्शन मिनिमम, हमारे सम फंक्शन में मिनिमम 3 वैल्यू चाहिए, लेकिन इसमें हमने केवल 2 वैल्यू पास की हैं, तो इस ऐसे हम फंक्शन कॉल नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं कमेंट, तो 2 वाला हम कॉल ही नहीं कर रहे, 3 वाला चलना चाहिए हमारा, चल गया, और 50 और 80 हमारे आउटपुट आ गया। तो हम लास्ट की पीछे से हम सीक्वेंस करके, अब इसको क्या, इसको 0 सेट कर दो, इसको मैं सेट कर दिया 10 बाय डिफ़ॉल्ट। अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं दे पास करेंगे हम, 10 मिल जाएगी इसको, लेकिन जब पास कर देंगे, अब जैसे हमने किया, इसमें 10 वैल्यू दे दी हमने, लेकिन यहाँ पे क्या किया, हमने 15 पास कर दिया हमने, तो ये 15 इस 10 की जगह रिप्लेस कर देगी, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कर दिया इससे। कंपाइल, रन, 25, वाई की वैल्यू 10 दी थी यहाँ पे ना, लेकिन इसने 15 ने इसको रिप्लेस कर दिया और 25 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट आर्गुमेंट्स। अब तक हमने पहले वेरिएबल पास की, फिर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, अगर हम कोई वेरिएबल पास नहीं करें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप उठा ले। अब हमारे जो आर्गुमेंट हो जाए, पैरामीटर होते हैं, वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, जिसको केवल हम फंक्शन में आगे यूज़ करें, चेंज ना कर पाएँ। In C++, an argument to a function can be declared as constant. The argument with a constant value should be initialized during the function declaration. जो फंक्शन आप डिक्लेयर करोगे उसी टाइम पे आपको बताना पड़ेगा कि कांस्टेंट टाइप का है, जैसे इंट मैक्स कांस्टेंट इंट a इक्वल टू 3। आपने कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ कर दिया, इंटीजर टाइप का बता दिया इसको, a और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, इंट b। The qualifier constant tells the compiler the value of that argument cannot be modified. अब इसके अंदर आप int max के अंदर आप फर्दर इसको यूज़ करोगे a को, तो इसकी a की वैल्यू कोई चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड एनी सच अटेम्प्ट विल जनरेट ए कंपाइल टाइम एरर। वी कैन इनडायरेक्टली मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट बाई यूजिंग पॉइंटर। अब a के एड्रेस पे जाके इसकी वैल्यू बदल दोगे ना तो हो जाएगी चेंज, अदरवाइज आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। Compile time errors occurs only when we pass arguments by reference or pointers, ठीक है। तो compile time error कब आएंगे, जब हम पास कॉल बाई रेफरेंस करेंगे या पॉइंटर करेंगे, दोनों कॉल बाई रेफरेंस में काउंट होंगे, ठीक है। तो हम कांस्टेंट आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं, पहले उनको मैं डिक्लेरेशन के टाइम पे बताना पड़ेगा, फंक्शन डिक्लेरेशन की हाँ भी ये वैल्यू चेंज नहीं होगी इस फंक्शन से। नेक्स्ट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवरलोड कैसे होते हैं, हम हमारे पास जब बहुत सारे काम हो जाएं तो हम ओवरलोड हो जाते हैं। ऐसे एक फंक्शन को बहुत सारे काम दे दें हम तो क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा।
फंक्शन ओवरलोड इज ए फीचर इन C++ where two or more functions can have the same name। एक नाम के बहुत सारे फंक्शन हो जाएंगे, मतलब एक आदमी को बहुत सारा काम दे दिया, बट डिफरेंट पैरामीटर्स, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। आप घर पे कुछ काम करते हो, कॉलेज में कुछ काम करते हो, रास्ते में अलग रोल में हो, तो एक ही फंक्शन को बहुत सारे काम दे दिए, बहुत सारे तरह के काम करने को दे दिए, तो उससे क्या हुआ, उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। व्हेन ए फंक्शन नेम इज ओवरलोडेड विद डिफरेंट जॉब्स इट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। इन फंक्शन ओवरलोडिंग द फंक्शन नेम शुड बी द सेम एंड द आर्गुमेंट शुड बी डिफरेंट। आर्गुमेंट्स हमेशा आपके डिफरेंट होंगे और नेम हमेशा सेम रहेगा। फंक्शन ओवरलोडिंग कैन बी कंसिडर्ड एज एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म फीचर इन C++। तो ये क्या हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, मल्टीपल, पॉली मीन्स मल्टीपल, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, सेम थिंग हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स। अभी देखो सिंपल सा हमारा प्रोग्राम है कि हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वॉइड प्रिंट, ये फंक्शन का नाम हो गया प्रिंट। इसमें इंटीजर टाइप का वैल्यू पास किया हमने, इसने प्रिंट कर दिया हेयर इज इंट आई। ठीक है, हमने एक और फंक्शन बनाया, लेकिन इस फंक्शन का नाम क्या होगा, सेम। इस बार हमने डबल टाइप का वेरिएबल दिया, तो सिग्नेचर डिफरेंट हो गया, क्योंकि दीज आर टू डिफरेंट डेटा टाइप, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको भी आप इंट एफ कर दो तो सिग्नेचर सेम हो जाएगा, नाम से फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों डेटा टाइप मैटर करता हमारे लिए। हेयर द फ्लोट, हेयर इज ए फ्लोट, तो एफ की वैल्यू प्रिंट कर देगा। वॉइड प्रिंट, एक और हमने सेम नाम से फंक्शन बनाया, केयर कॉन्स्टेंट, इसमें पॉइंटर हमने पास किया, हेयर इज केयर पॉइंटर, सी की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हमने मेन फंक्शन लिया, वो तीनों फंक्शंस को कॉल किया। जब हमने इंटीजर वैल्यू डाली, क्या हुआ, इंटीजर वाला फंक्शन कॉल हो गया। जब हमने फ्लोटिंग टाइप वैल्यू डाली, पास की, तो ये वाला प्रिंट कॉल हो गया। और जब हमने कैरेक्टर टाइप की वैल्यू पास की, तो हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे कि आपको आपके घर वाले नाम से पुकारा, तो आपने घर उस हिसाब से काम किए। जब आपको कॉलेज के नाम से पुकारा गया, तो आपने अलग काम किए। लेकिन आपके दोस्तों ने आपको किसी और नाम से, थर्ड नाम से पुकारा, तो आपने उसके हिसाब से काम किया। ठीक है, तो आप सेम हो, लेकिन आपके रोल डिफरेंट डिफरेंट हैं। अब जिस तरह से आपको बुलाया जाता है अलग अलग नाम के हिसाब से, ठीक है, लेकिन आप सेम वर्जन है, तो फंक्शन सेम है, उसमें पैरामीटर्स कैसे पास हो रहे हैं उसके हिसाब से उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। इसी उसको चला के देखते हैं एक बार। अब क्या होना चाहिए हमारा, ये आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, इंट के साथ में आई लिखा हुआ आएगा, इसके साथ फ्लोट लिखा हुआ आएगा, और इसके साथ केयर लिखा हुआ आएगा। कंपाइल हो गया हमारा, रन करते हैं। हेयर इज इंट, 10 की वैल्यू कहाँ पहुंची है, तो हमने इसको बताया था कि कौन सा फंक्शन कौन है। 10 कहाँ पहुंचा आपका, इंटीजर वाले में, 10.1 फ्लोट वाले में, जो 10 केयर वाले में। ठीक है, तो सेम फंक्शन बिहेविंग एज मल्टीपल, और सेम फंक्शन इन मल्टीपल रोल्स। अब फंक्शन ओवरलोडिंग काम कैसे करती है, तो एग्जैक्ट मैच हो जाए, फंक्शन नेम और पैरामीटर एग्जैक्ट मैच हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इफ ए नॉट एग्जैक्ट मैच इज फाउंड, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता तो क्या होगा, केयर, अनसाइंड केयर एंड शॉर्ट आर प्रमोटेड टू इंट। अगर आपको केयर और अनसाइंड वाला कोई फंक्शन नहीं मिला, तो और इंट वाला मिल गया, तो उसके साथ मैच करके एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। फ्लोट इज प्रमोटेड टू डबल, अगर मैं पीछे फंक्शन ये होता हमारा डबल का था, लेकिन इसमें मैंने वैल्यू क्या की, फ्लोटिंग वैल्यू, क्योंकि फ्लोट की वैल्यू की लिमिट होती है, उसको जब क्रॉस करते हैं हम तो डबल की जरूरत पड़ती है हमें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने डबल टाइप की वैल्यू पैरामीटर दे दिया। तो उसने क्या किया, जब उसको फ्लोट वाला कोई नहीं मिला, तो उसने उसको डबल वाले में प्रमोट करके उसको कॉल कर दिया। इफ़ नो मैच इज फाउंड, C++ ट्राइज टू फाइंड ए मैच थ्रू द स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स। जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होते हैं हमारे डेटा टाइप के, उनके हेल्प से ट्राई करते हैं, और नहीं होगा तो आखिरी में एरर तो देना ही पड़ेगा। ठीक है,
मैथ फंक्शन लाइब्रेरी। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैन बी डन इन C++ प्रोग्रामिंग यूजिंग द मैथमेटिकल फंक्शंस which are included in math और CMath library। ठीक है, these mathematical functions are defined to do complex mathematical calculations। तो हमारे पास एक फंक्शन लाइब्रेरी अवेलेबल है C++ लैंग्वेज में, जो हमारे पास बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे को। जैसे ये फंक्शन हमें क्या कर रहा है, साइन वैल्यू। साइन के लिए मैं खुद कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, हमारे पास फंक्शन अवेलेबल रेडीमेड, उसको हम डायरेक्ट वैल्यू पास करेंगे और हमारे रिजल्ट मिल जाएगा। इंक्लूड आयो स्ट्रीम, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैथ डॉट एच की एड्रेस फाइलिंग करनी पड़ेगी। इंक्लूड हमने डबल एक्स ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, साइन, ठीक है, इसमें क्या हुआ आपका, ये वैल्यू आ जाएगी इजिकल टू, ये आपका फंक्शन कॉल हुआ, साइन ब्रैकेट में हमें कितनी डिग्री है वैल्यू पास की, साइन एक्स की वैल्यू आप क्या कैलकुलेट करोगे, इसको चला देखते हैं थोड़ा। मैंने 45.3 डिग्री पास किया, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी देखते हैं, चलो एक बार बाद में क्रॉस चेक करते रहना इसको। तो रिटर्न कर रहा है साइन एक्स की वैल्यू 0.96812 वेट 142। ठीक है, अब वैसे ही अगर कोस की चाहिए यहाँ पे, तो आप कोस फंक्शन लिख सकते हो। कोस जैसे आप कोई ऐसा डिग्री लेते हैं तो सिंपल से को पता भी हो शायद, कोस 90 क्या होता है मुझे नहीं पता है, आप देख लेना। इसने 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कर दिया। ठीक है, ये सारे तो ये तो हो गए साइन, कोस, कोटेंजेंट, टेंजेंट, एब्सोल्यूट, एवरेज, बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन हैं जो इस हमारी मैथ डॉट एच लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। ये सारे मैंने कल आपके गूगल क्लासरूम में लिस्ट की फॉर्म में डाल दिए हैं, आप उसको जाके चेक कर सकते हो, कल शाम को डाल चुका हूँ मैं। ठीक है, अब किसी को कोई क्वेरी हो तो आप बोल सकते हैं।